आज इस कार्यक्रम में मारवाड़ की राजनीति में मजबूत स्तंभ के तौर पर अपनी पहचान रखने वाले प्रदेश के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी जी हमारे बीच हैं। और क्योंकि पहले वो सांसद भी रह चुके हैं, तो बाड़मेर की जनता क्या चाहती है, जन भावनाओं को वो बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। मैं आग्रह करूंगी आदरणीय हरीश चौधरी जी से कि वो यहाँ पर आएं, संबोधित कर यहाँ के उद्यमियों, समाजसेवियों का हौसला भी बढ़ाएं और कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौर में सरकार के कैसे प्रयास रहे, राजस्थान सरकार ने कैसे काम किया, इस पर भी प्रकाश डालें। प्लीज सर। सबसे पहले तो मैं इस अवसर पर उन तमाम बाड़मेर के लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपने अपने स्तर के ऊपर इस कोरोना काल के अंदर योगदान किया है। कोई भी योगदान बड़ा नहीं है और कोई भी योगदान छोटा नहीं है। जब जिसकी आवश्यकता रही है, उन तमाम लोगों ने अपने तौर के ऊपर जो सहयोग किया, उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। जी परिवार को भी मैं आज धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनको आज सम्मानित किया, उद्यमियों को भी सम्मानित किया, और जिन्होंने कोरोना कार्यकाल के अंदर, जैसा कि इन्होंने बोला कि इनकी इच्छा थी सबको सम्मानित करे, पर एक सांकेतिक सम्मान इन लोगों ने किया। तो मैं मनोज माथुर जी और इनकी तमाम टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कोरोना के बारे में प्रत्यक्ष तौर पर किसी ने कल्पना नहीं करी थी, पर कई लेखकों ने, कई फिल्म निर्माताओं ने इस कोरोना काल के बारे में अपनी अपनी कल्पना से कुछ लिखा, कुछ फिल्में बनाई। पर हम लोगों ने इसको, हमारी पीढ़ी ने इसको प्रत्यक्ष तौर के ऊपर देखा कि एक छोटा सा वायरस पूरी दुनिया को कैसे रोक देता है, थाम देता है, कैसे बदलाव लेकर आ जाता है। जो बदलाव आया है, चाहे रिश्तों के अंदर, चाहे व्यवहार के अंदर, चाहे व्यवस्थाओं के अंदर, ये बड़ा दूरगामी रहेगा। कोरोना काल के अंदर जो सदियों से जो वैज्ञानिक अपने अपने तौर के ऊपर शोध कर रहे थे, उनके शोध को आगे बढ़कर और कोरोना की वैक्सीन का इंतजार पूरी दुनिया का प्रत्येक नागरिक कर रहा था। जो जड़ सदियों से उन संस्थाओं और उन वैज्ञानिकों ने अपने शोध से लगाई थी, वो वैक्सीन के तौर पर हम लोगों ने देखा कि वो इंतजार खत्म हो गया। भारत का योगदान इस वैक्सीन के क्षेत्र के अंदर बहुत अमूलचूल जो योगदान रहा है कि वैक्सीन निर्माण भारत के अंदर, दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा तादाद के अंदर भारत के अंदर है। ये हम लोगों की गर्व की बात है। आज भारत में चाहे वैक्सीन निर्माण की बात करें, चाहे बल्क ड्रग्स की बात करें, उन दोनों का निर्माण हमारे दुनिया के अंदर हम ग्लोबल लीडर हैं। पर हमारे देश के अंदर कमी किस चीज़ की है? हमारे देश के अंदर मानव संसाधन की तो कमी नहीं है। जितनी मेरी समझ है कि हम लोगों के प्राथमिकता की कमी है। जो शोध R&D के अंदर हम लोगों की प्राथमिकता रहनी चाहिए, वो R&D के अंदर प्राथमिकता नहीं होने के कारण आज इस वक्त इतना बेहतरीन मानव संसाधन होने के बावजूद भी हम लोग किसी और की तरफ देख रहे थे। तो भारत के अंदर हम लोगों की प्राथमिकता R&D के अंदर रही, जिसमें हम लोग इसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर, विश्व के अंदर हम लोग नेतृत्व करें। ये एक बहुत महत्वपूर्ण इंडस्ट्री है। आज अमेरिका जैसे सुपर पावर को अगर कोई ड्राइव कर रहा है, चला रहा है, तो वो दो, एक तो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और दूसरी डिफेंस इंडस्ट्री। तो इस इंडस्ट्री के माध्यम से कई
हम लोग आजकल अखबार में पढ़ रहे हैं कि ये बीमारी है और इस बीमारी का जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है। वो खर्चे के ज़्यादा होने का जो कारण है कि जो R&D के अंदर जो पैसा खर्च हुआ है और बहुत कम मात्रा के अंदर वो बाज़ार के अंदर हम लोगों को चाहिए, इसलिए उस अनुपात के अंदर वो दवाइयाँ बहुत महंगी होती जा रही है। कोरोना काल के अंदर एक और सोच बदली है कि हम लोग जो अंधा दौड़ रहे थे शहरीकरण की, वो सोच कहीं ना कहीं हम सबकी समाज की बदली है और वापस हम लोग उस शांत वातावरण के अंदर, उस ग्रामीण परिवेश के अंदर कहीं ना कहीं हम लोग जाने की हम लोग सोच रहे हैं। हम लोगों के बहुत यहाँ के जो बाहर चाहे उद्योग के संदर्भ में काम कर रहे थे, चाहे नौकरी में काम कर रहे थे, उन तमाम लोगों को जो इस कोरोना काल के अंदर वापस अपने माटी पर आने का जो प्रयास करना पड़ा, तब उनको यहाँ का मूल्य का एहसास बहुत ज़्यादा हुआ है। समाज के अंदर आज हम लोगों के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि हम लोग सकारात्मक अपनी सोच और अपना दृष्टिकोण योगदान कैसे करें। बहुत बड़ा बदलाव आया है। हम लोगों ने बाड़मेर के अंदर देखा, केसरीमल जी केसरी एक डेस्क से राजस्थान पत्रिका की वो पीढ़ी पत्रकारिता में शुरुआत हुई, फिर दैनिक भास्कर आया, हमारे खुद के बीच में नहीं रहे स्वर्गीय शंकरलाल जी गोली, जो एक टेबल कुर्सी के ऊपर से उस पत्रकारिता की वो शुरुआत हुई और आज हम लोग ये डिजिटल युग हम लोग देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में बाड़मेर के अंदर इतने पत्रकार, होनहार पत्रकार हम लोगों के बीच में हैं और जो नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आने वाला समय कैसे रहेगा उसके लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए। बाड़मेर बहुत तेज़ी से बदल रहा है, बाड़मेर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। मनोज माथुर जी से बाड़मेर का बहुत पुराना जुड़ाव और लगाव है। आज चाहे वो स्टेट हेड है, पर उनकी पहचान हमारी जहन के अंदर, बाड़मेर के अंदर मनोज माथुर जी का जो कार्यकाल रहा है, उससे हम लोगों के जहन के अंदर एक बाड़मेरी के तौर पर मनोज माथुर जी की हम लोग याद करते हैं। जो बदलते हुए बाड़मेर के अंदर कुछ बेहतरीन हम लोगों का लक्ष्य प्राप्ति हुई है, पर इस दौर के अंदर हम लोग यहाँ संतुष्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये हम लोगों को तय करना है। 1991-92 के अंदर 91-92 के अंदर बाड़मेर की प्रति व्यक्ति औसतन आय 5,000 हुआ करती थी और 27 साल बाद 1918-19 के अंदर हमारी औसतन आय 1,41,000 रुपये हुई। 27 साल के अंदर 28 गुना हमारी औसतन आय बढ़ी। पर हम लोगों के बीच में एक और चुनौती है कि हम आपस में सामंजस्य कैसे रखें, हम लोग आपस में सहयोग कैसे रखें। उसका उदाहरण दुनिया में हमको कहीं देखने की आवश्यकता नहीं है। किशनगढ़ के अंदर जो मार्बल इंडस्ट्री है, वहाँ जो ट्रेडिंग होती है, वहाँ मार्बल की कोई माइनिंग भी नहीं है, पर वहाँ के लोगों ने आपस में शुरुआत तो एक उद्यमी ने करी, RK मार्बल ने, और वो आज दुनिया की सबसे बड़ी मंडी बनी और किशनगढ़ का प्रत्येक व्यापारी उसी रफ्तार से आगे बढ़ा है। तो बाड़मेर में भी अपन लोगों को एक दूसरे को प्रतिस्पर्धा को दुश्मनी के तौर पर नहीं देखकर उसको एक सहयोगात्मक तौर पर हम लोग अगर इसको रखेंगे तो बाड़मेर का प्रत्येक उद्यमी जो अवसर हम लोगों को मिले, बाड़मेर कैसे आगे बढ़े, इस संदर्भ में भी नई तौर के ऊपर, जैसे हम लोग टेक्नोलॉजी में बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी के अंदर भी एक बदलाव आ रहा है, वो बदलाव कहाँ तक जाएगा उसकी कल्पना भी हम लोग नहीं कर रहे।
तो बाड़मेर में आगे बढ़ने के लिए जो मेरा मानना कि 3 आने वाले समय के अंदर अगर बाड़मेर के अंदर अमूल चूल हम लोगों का बदलाव के लिए 3 अति आवश्यक अगर कार्य, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कुछ वर्षों में हो जाए, कुछ दशकों में हो जाए, समय कितना लगेगा ये तो समय ही बताएगा। पर बाकासर के अंदर अगर पोर्ट बने, बाकासर जो रणकच्छ है, हम लोगों को सिर्फ जैसे इंग्लिश चैनल है वैसे समुंदर से बाकासर तक अगर हम लोग चैनल बनाकर और बाकासर के अंदर पोर्ट बनाए तो नॉर्थ इंडिया के अंदर एक क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। और उसका अगर सिरमौर कोई होगा तो बाड़मेर होगा। अब समय आ चुका कि हम लोगों को नई सिरे से प्रयास करने चाहिए कि आज सबसे बड़ी अगर ताकत कुछ है तो वो कनेक्टिविटी है। पहले तो एक सूचना लाने के लिए बहुत प्रयास करने पड़ते थे, अब जो टेक्नोलॉजी के कारण और इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण हम लोगों को उस कनेक्टिविटी से आगे बढ़ने का बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। तो जैसलमेर, बाड़मेर, बम्बार अगर रेलवे लाइन बनेगी तो बाड़मेर के अंदर हम लोग हर तरह से बहुत आगे बढ़ने का हम लोगों को लगेगा। मेरे कई में इंजीनियरों से बात हुई कि जो इंदिरा गांधी नहर है, उस इंदिरा गांधी नहर के समानांतर एक और नहर की अब हम लोगों को आवश्यकता है कि जो इंदिरा गांधी नहर से बाड़मेर और हम लोगों का बालोतरा, समदड़ी, पाटौदी इलाके के अंदर जो पेयजल योजना है, हम लोग देख रहे हैं कि उस पेयजल योजना के अंदर जिस रफ्तार से जोधपुर बढ़ा है और जो पहले हम लोगों ने जो डिज़ाइन करी उस योजना के अंदर, वो आज हम लोग वो लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सक रहे हैं। इसलिए एक नई कैनाल IGNP से कायलाना के लिए पैरेलल कैनाल के भी स्वीकृति हो रही है। तो IGNP पूरी की पूरी हम लोगों को आने वाले समय के अंदर, क्योंकि प्रत्यक्ष तौर के ऊपर जो टैक्स का फ़ायदा होता है, ये एक अर्थशास्त्र के अंदर अपना आकलन का तरीका है। और आज हम लोगों की पूर्ण प्राथमिकता ही कुछ औद्योगिक कॉमर्शियली हम लोग आगे कैसे बढ़े उस और हम लोगों के सरकारों की है। पर अगर 5,000 करोड़ रुपए पैरेलल अगर IGNP के अंदर खर्च कर लिए जाए तो मैं अप्रत्यक्ष तौर पर बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जो किसान टैक्स देता है उसको प्रत्यक्ष तौर के ऊपर सरकारों को, वो भी अपने आप में बहुत बड़ी तादाद के अंदर देता है, चाहे वो डीजल के अंदर टैक्स के रूप में देता हो, चाहे दवाई के रूप में देता हो, चाहे उर्वरक के रूप में देता हो, चाहे उसके पास में जो आर्थिक तौर पर जो कमाया हुआ पैसा है उसको वापस परचेजिंग के अंदर लगाता है, उसके अंदर भी बहुत बड़ा। तो 5,000 करोड़ रुपए अगर इसके अंदर लगेगा तो हम लोगों को जो हर साल हम लोग देखते हैं 70 दिन का क्लोजर, उस 70 दिन के क्लोजर के अंदर नहीं इंसान नहीं, हम लोगों के जो जानवर हैं उनको भी बहुत बड़ी तकलीफ रहती है और ये हर वर्ष होता है। तो इस तरह के अमूल चूल हम लोगों को परिवर्तन की आवश्यकता है, इस तरह की अमूल चूल योगदान की आवश्यकता है। और अंत में मैं आप तमाम बाड़मेर के लोगों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि कोरोना जैसी, जिस कोरोना के बारे में हम लोगों ने सुना भी नहीं, हम लोग विधानसभा में पहली दफ़े उस कोरोना के बारे में बात की तो आपस में भी हम लोग हंस रहे थे कि उस टेस्टिंग के लिए, उस सैंपल के लिए विदेशी पर्यटक के हम लोगों के पूना सैंपल भेजना पड़ा। और बाड़मेर मेडिकल कॉलेज जिस समय उसकी स्वीकृति हुई, नींव रखी गई और बाड़मेर मेडिकल कॉलेज बना, उस वक्त भी हम लोगों ने उसकी जो वैल्यू है वो हम लोगों ने उसकी कीमत का आकलन नहीं करा कि वो कितना योगदान करेगी। और कोरोना काल के अंदर हम लोगों को जल्दी टेस्टिंग की व्यवस्था, जहाँ 0 टेस्टिंग थी और प्रदेश के अंदर ही 70,000 टेस्टिंग हुई, उसके अंदर ऐसे निर्णय बाड़मेर मेडिकल कॉलेज जैसे जो हम लोगों को कब क्या आवश्यकता पड़ जाए। तो मेरा तो आप सब लोगों से ये निवेदन है कि योग्य बाड़मेर का हर नौजवान बने, उसके लिए बाड़मेर का वातावरण सर्वश्रेष्ठ वातावरण रहे। अगर हम लोग इसको स्वयं आकलन करें तो आज हम लोगों का वातावरण सही नहीं।
आज सकारात्मक माहौल कैसे बने, उसमें सबका योगदान चाहिए। कोई जनप्रतिनिधि, कोई मीडिया, कोई प्रशासन तक हम लोग की जिम्मेवारी हम लोग माने। तो मैं आपसे माफ़ी चाहना चाहता हूँ कि हम लोगों तक ये सकारात्मक माहौल नहीं हो सकता। तो हम लोग सब मिलकर, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, टकराव, कमियाँ, दुनिया का सबसे बड़ा नियम कोई है तो वो प्राकृतिक नियम है। प्रकृति बनाने वाला अपने अपने तौर पर जिसको भी अपन मानते हैं कि प्रकृति का निर्माता है, उसने भी जो शक्तियाँ है उसमें टकराव की व्यवस्था करी है, उसने भी व्यवस्थाओं के अंदर कुछ कमियां रखी है। तो ये टकराव और कमियां तो प्राकृतिक है। हम लोग इसको अप्राकृतिक तौर के ऊपर और सिर्फ इसको दिखाकर और माहौल बाड़मेर का हम लोग जो ऊर्जा समाज को देना चाहते हैं वो ऊर्जा हम लोगों की कम होती है। और मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि हम लोग ये स्वीकार करें कि बाड़मेर के अंदर ड्रग्स हम लोगों के लिए सबसे बड़ी चुनौती। बाड़मेर में जो ड्रग्स आ चुका है और ड्रग्स के माध्यम से जो इस युवा पीढ़ी के अंदर हम लोग बढ़ते हुए बाड़मेर को थमते हुए कदम उन युवाओं का देख रहे हैं, वो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चिंताजनक चीज़ है। अपने अपने तौर के ऊपर इसके अंदर जो कोई भी जहाँ कहीं भी योगदान करे, इसको नज़रअंदाज नहीं करे। आज हम लोग इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं तो इतिहास हम लोगों को माफ़ नहीं करेगा। तो कुछ आप सभी भामाशाह को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तन सिंह जी के परिवार से लेकर ठाकरा राम जी से, लादू राम जी से, महाराज जी से, कैलाश इंटरनेशनल से, नगर पालिका बालोतरा से, तमाम लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। खारवाल साहब को कि आपने अपना जो ये लक्ष्मी आप पर मेहरबान है उसका कुछ योगदान, एक सकारात्मक जो कार्य हो रहा है उसके अंदर आपने लगाया, उसके लिए आप तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हुए बाड़मेर को और ज़्यादा आगे बढ़ाएं। जो इस हॉल में बैठे हुए तमाम लोगों को यही मेरी शुभकामनाएं और आपके माध्यम से पूरे बाड़मेर को ये शुभकामनाएं। अंत में बाड़मेर में बहुत अच्छी चीज़ें भी हो रही। मेरा निवेदन है कि उसके बारे में जरूर हम लोगों को एक बाड़मेर मॉडल प्रस्तुत करना चाहिए। हम लोग इजराइल मॉडल देख रहे हैं, मनोज जी, वाटर हार्वेस्टिंग के अंदर की इजराइल मॉडल बेहतरीन मॉडल है। मेरा व्यक्तिगत आकलन है कि इजराइल मॉडल से बेहतर मॉडल बाड़मेर मॉडल है। जो टाका हमारे जीवन के अंदर बाड़मेर के अंदर हम लोगों को हमारे पूर्वजों ने दिया, और वो हम लोगों के यहाँ जिला परिषद के माध्यम से भी उस टाके के अंदर जो 1 लाख टाके, इजराइल के अंदर इतना बड़ा स्केल नहीं, 1 लाख टाके बाड़मेर के अंदर 50,000 लीटर का वो टाका। औसतन हम लोगों को 8 लीटर एक व्यक्ति को पानी की आवश्यकता है, 3 लीटर तो पीने के लिए और 5 लीटर बाकी दूसरे खाने पकाने और बाकी प्रत्यक्ष तौर पर जो हम लोगों को पानी चाहिए, वो पूरे साल का 5 सदस्यों के लिए हम लोगों को 50,000 लीटर का पानी हम लोगों को देते थे। और गुणवत्ता के अंदर सर्वश्रेष्ठ पानी। जब मैं ये बात करता हूँ तो कई मेरे मित्र, हमारे मित्र को जो कमियां निकालने की ज़्यादा शौक होता है तो मेरे को कहते हैं कि नहीं साहब, ये दूसरा वैकल्पिक पानी नहीं आ रहा है इसलिए ये बात कर रहे हैं। पर टाके के माध्यम से हम लोग बहुत कुछ, पानी हम लोगों का अच्छा अगर रहेगा, खान पान हम लोगों का अच्छा रहेगा। एक प्रशासनिक अधिकारी कल मेरे से मिले, उन्होंने मुझे बोला कि कभी मैंने जीवन के अंदर बाजरी नहीं खाई। बाड़मेर में मेरी पोस्टिंग हुई और वो बाजरी खाना मैंने शुरू किया तो मेरी एकदम स्वास्थ्य के अंदर अमूलचूल परिवर्तन मुझे। मैंने कहा कि ये बाजरी कहाँ से लाई आप, क्या बाड़मेर बालोतरा की बाजार से लाई? बोला नहीं, मैं उन्हीं ढाणियों से अंदर से देसी बाजरी लेकर आया। सूर्यगढ़ के मालिक मेरे से आज से सूर्यगढ़ होटल है जैसलमेर की, ट्रेन के अंदर मेरे को 5-6 साल पहले मिली। तो उन्होंने मुझे अपना कई बातें उन्होंने मुझे साझा करी। उनमें बोला कि मेरे पेट की तकलीफ थी, मैं कई डॉक्टरों के पास गया,
कई तरह का इलाज मैंने किया। फिर एक डॉक्टर के पास मैं गया, उन्होंने मुझे ये पूछा कि आप पानी कैसे पीते हो? तो उन्होंने बोला कि पानी में साहब बहुत अच्छा पानी पीता हूँ मैं, अच्छी पैक्ड पानी, महंगा पैक्ड पानी भी पीता हूँ, आरओ पानी पीता हूँ। तो उन्होंने मुझे ये सलाह दी कि कल से आप सिर्फ गर्म कर और छाना हुआ पानी पियो। और उन्होंने उसको पिया और उनका पेट की बीमारी पूरी की पूरी, इलाज की ज़रूरत भी उन लोगों को नहीं। जो हम लोगों के पास ताकत है, जो हम लोगों का खान पान जीवन शैली है, उसको हम लोग, जो हम लोगों के आदर्श थे, हम लोगों के विचार थे, हम लोगों की परंपराएं थे, हम लोगों के संस्कार थे। मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ी बहुत जो मैंने दुनिया में घूमा हूँ, वो कुछ देखा समझा हूँ। मालानी के बाड़मेर के हर लिहाज से सर्वश्रेष्ठ है। इसको हम लोग जड़कों से हम लोग दूर नहीं हुई। अगर हम लोग इससे जुड़े रहेंगे तो हमको, जो मेवाराम जी तो कह रहे हैं एक बार जीवन, मैं थोड़ा सनातन धर्म को विश्वास करता, तो मेरा मानना कि बार बार जीवन मिलेगा। कि पूर्ण जीवन के अंदर कहिए अपना अपना दृष्टिकोण है कि हर किसी को अपना विचार, अपनी आस्था रखने का कोई भी दूसरा नहीं। 33 करोड़ देवी देवताओं में मुझे महादेव जी अच्छे लगते हैं, मेरा श्रद्धा उनके प्रति है। तो ये थोड़ी है कि बाकी वाले भी कुछ हैं। किसी ने किसी से पूछा कि आपको कबीर और बुद्ध में अच्छा कौन लगा? तो बोला भाई कबीर और बुद्ध दोनों ही के प्रति मेरी आस्था है, दोनों ही। बोला इसमें तुलनात्मक तौर पर, तो बोला कि कबीर मुझे उनसे तुलनात्मक तौर पर ठीक लगे। उनका तर्क ये था कि कबीर एक जंगल के भांति है कि अपने आप प्राकृतिक तौर के ऊपर कबीर के पैदाइश से रहकर और परवरिश होकर और कबीर हुए, और बुद्ध एक बड़े राजघराने के अंदर हुए, तो वो एक बाग के भांति थे। उस बाग के अंदर उनका बढ़ना हुआ, तो हर कोई ठीक है। समय समय के अंदर सब क्षेत्र के अंदर परिवर्तन होता है। धर्म की भी परिभाषा समय समय के अंदर अलग अलग रहती है। हम लोगों का, मेरा खुद का जो सनातन धर्म है, उसमें भी आदि शंकराचार्य ने एक वक्त ऐसा आया कि उसकी जो परिभाषा, उसको जो अनुसरण, बिल्कुल ही उन्होंने अमूल चूल परिवर्तन आदि शंकराचार्य ने हमारे सभी सनातनी को उस वक्त बताया कि ये पद जिस पर आप जा रहे हो, ये सनातनी पद नहीं है। उन्होंने मठों की स्थापना करी और वो सनातन धर्म आज हम लोग आगे देख रहे हैं। तो अपने अपने तौर पर हर कोई ये बात रखता है कि उसका अनुसरण हम कैसे करें। कबीरदास जी ने भी कहा कि भाई 4 तरह के राम है। एक दशरथ पुत्र राम है, एक कण कण में राम है, एक ऊर्जा के स्रोत राम है, एक जिसकी हम कल्पना और परिभाषा भी नहीं कर सकते हैं, जो पूरी सृष्टि, जिस सृष्टि की भी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। विज्ञान, अनुभव, उसके बावजूद कोई ना कोई सृष्टि के अंदर कोई ना कोई सृष्टि का रचेता होगा, कोई इसको चला रहा होगा, उसकी कल्पना या व्याख्या हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो वो 4थे तरह के राम है। यह हम लोगों पर निर्भर करता है कि हम कौन से राम को माने। जो हमारा सनातन धर्म कहता है कि परमात्मा एक है और उस तक जाने का एक इकलौता माध्यम है, वो अपनी आत्मा है। अगर सर्वश्रेष्ठ अगर कोई मानव होगा तो उस परमात्मा तक जाने का अपना आत्मा के माध्यम से चला जाए। पर मेरे जैसे साधारण मानव, अपनी आत्मा से जुड़ना हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। अपने आप से भी हम लोग नहीं जुड़ पाते हैं। हम लोगों की प्राथमिकता ही नहीं है, हम लोगों के पास स्किल्स नहीं है कि हम लोग अपने आप से जुड़े। तो फिर जब अपने आप से नहीं जुड़ सकते हैं तो आत्मा से कैसे जुड़ेंगे? आत्मा से नहीं जुड़ सके तो फिर ठेठ परमात्मा तक कैसे जुड़ेंगे? तो उसका फिर दूसरे जरिए भी है। वो दूसरे जरिए हैं, उसके माध्यम से हम लोग उनसे जुड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो मेरा तो आप सब लोगों से यही निवेदन है कि बहुत विकट समय आया हुआ है। पत्रकारिता के अंदर भी अपने सहयोगी पत्रकार के साथ खड़ा होना भी मुमकिन नहीं है आज के समय में। निजी तौर के ऊपर मैं देश के बहुत योग्य पत्रकारों से जब बात करता हूं कि ये समय की कभी कल्पना करी, तो उनका कहना था कि हमने कभी भी इसकी इस आज़ाद भारत में कल्पना नहीं करी। एक पत्रकार बिना किसी वजह
व्यवस्थाओं का दुरुपयोग कर कर उसको सलाखों के पीछे रखा जा रहा है और बाकी सभी पत्रकार सार्वजनिक तौर के ऊपर मौन, तो इस लोकतंत्र और इस देश का क्या होगा। एक वक्त था जब आनंद बाजार पत्रिका ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में बहुत नकारात्मक लेख लिखा, तो अगले दिन जब पढ़कर और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आनंद बाजार पत्रिका के संपादक को लिखा कि ये आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज आपका इस आलोचना नकारात्मक जो आपने विश्लेषण किया, यही लोकतंत्र को सबसे मजबूत करेगा, चाहिए मैं ये उसके लपेटे के अंदर क्यों नहीं आया। तो ये जिम्मेवारी सिर्फ आपकी टीवी के अंदर स्क्रीन पर कुछ चीज़ें दिखाने तक सीमित नहीं है, वो जिम्मेवारी आपकी आगे बढ़े CSR के तौर पर जो आपका योगदान है और ऐसे आयोजन के माध्यम से आपका योगदान है, ये और आगे बढ़े। आपकी आवाज़ निष्पक्ष रही, आपकी आवाज़ निडर रही, आपकी जो आत्मा की आवाज़ है वो देश के सामने आई, पत्रकारों के, प्रमोटर्स की नहीं। यही आप सब लोगों को शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। प्रणाम।